नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसजे क्लासेज पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की पढ़ाई हमने अब तक जो वीडियो बताए थे उस सभी में आपने कर ली। आज हम पढ़ते हैं दो चरों वाले रैखिक असमीकरण। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि असमीकरण क्या होती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट अब करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 10th की जो मैथ है वो यहाँ से प्रिपेयर कर सके और अपनी बोर्ड क्लास की तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो असमीकरण है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज। तो देखो, जैसा मैंने समीकरण बताया था, फॉर एग्जाम्पल समीकरण के लिए कोई हम तराजू लेते हैं, इसका एक पलड़ा इधर होता है, देखिए इस तराजू के यदि दोनों पलड़े क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बैलेंस संतुलित रहते हैं, मतलब बराबर यदि रहते हैं, तो उसको हम मैथ के अंदर बराबर का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। तो ये मान लो कोई एलएचएस वाला टर्म है, बाईं तरफ आ रहा है, जो ये आ रहा है आरएचएस की तरफ। एलएचएस और आरएचएस के बीच यदि इक्वल का साइन आ रहा हो, इसका मतलब दोनों पलड़े आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसको हम नाम देते थे इक्वेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम एक पलड़े को ज्यादा भारी करते दूसरे वाले को कम कर सकते हैं। तो यदि ये वाला पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए, इसका मतलब ये ऊंचा चला जाएगा। तो पलड़े यदि छोटे बड़े हो जाएंगे तो इनको हम बोल देते हैं असमीकरण। मतलब एक जो पलड़ा है दूसरे से छोटा या दूसरा वाला इधर वाले से छोटा होगा। अब मैथ में छोटे और बड़े की जो संकेत है उनको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, या तो लेस देन या ग्रेटर देन। छोटे वाले के लिए ये वाला संकेत लेते हैं और बड़े वाले के लिए ये वाला लेते हैं। इनमें से जिधर वाला मुंह बड़ा होता है या जो खुला हुआ होता है उधर वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो देखिए, यदि इन दोनों में से ये वाला पलड़ा मान लो भारी हो तो ये ऐसे संकेत होगा, क्योंकि इधर वाला पलड़ा इससे छोटा होगा तो ये ऊंचा हो जाएगा। या हो सकता है इधर वाला पलड़ा भारी हो तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब ऐसी भी, अब इन सब चीजों को हम बोलते हैं असमीकरण। ये समीकरण नहीं कहलाते। यदि इक्वल का साइन होता है तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। दोनों एलएचएस और आरएचएस के बीच या तो लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसको हम असमीकरण बोलते हैं। तो देखिए, अब हो सकता है कि दोनों मैथ में दोनों पलड़ों का मतलब एलएचएस में जो पद है वो आरएचएस के बराबर है या नहीं है। या एलएचएस वाला जो पद है, एलएचएस में जो भी आपके पास बहुपद आ रहा हो या जो इक्वेशन आ रही हो, सॉरी जो व्यंजक आपके पास आ रहा हो, और दाहिनी तरफ वाले व्यंजक के बराबर यदि आ जाता है तो उसको इक्वेशन बोल देंगे। इधर वाला व्यंजक इधर वाले व्यंजक से छोटा आ जाता है तो उसको हम असमीकरण बोलेंगे। इधर वाला इधर से बड़ा भी आ जाता है तो भी हम असमीकरण बोलेंगे। अब देखिए, इसके अलावा और कंडीशन होती है। इधर जो व्यंजक होता है एलएचएस की तरफ, वो आरएचएस वाले से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यदि छोटा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए, छोटे और बड़े के लिए कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट तो होगा नहीं। इक्वेशन होती थी तो मतलब इसको इसके बैलेंस आपको करना ही होता था, तो ऐसी वैल्यूज आप यहाँ से लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है जो मान आरएचएस से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब ऐसे मैथ में बहुत सारे नंबर होते हैं जो एक दूसरे से क्या हो, छोटा हो। जैसे 3 से छोटे नंबर्स की बात करूं तो इन्फिनिटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी हमारे पास इन्फिनिटिव भी मिलेंगे। तो हम ऐसे नंबर्स की भी बात कर सकते हैं जो 3 के बराबर भी आ रहा हो, 3 से छोटा आ रहा हो। तो इस तरीके से कोई भी नंबर यदि आपको मिले तो उसके बराबर और छोटे या बराबर बड़े की यदि बात करें तो मैथ में उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो उससे छोटा और यदि बराबर की बात हो रही है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब उससे बड़ा मतलब ग्रेटर देन, और बराबर भी आ जाए तो इक्वल, तो इसको पढ़ता है लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल। तो ये चारों साइन यदि हमारे पास एलएचएस और आरएचएस में मिल जाते हैं तो इन सब को हम बोलते हैं असमीकरण। इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, और ये असंकेत आ जाए तो इसको बोलते हैं असमीकरण। अब असमीकरण मैंने समझा दी थी, पलड़ा जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है।
अब वो इतना भी छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, और छोटा हो सकता है, तो कितने भी बैलेंसिंग हम उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां से हम यदि प्रश्न को सोल्व करते हैं तो वैल्यू से छोटी या उससे बड़ी लेके आपको बिंदु यहाँ पर निकालने पड़ते हैं। तो ये जो दो तरह वाले रेखिक असमीकाएं हम पढ़ते हैं, इनमें भी हमारे को ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखो रेखा के लिए यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक पर्टिकुलर को लाइन हमारे को प्राप्त होती थी, लेकिन असमीकाओं में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बराबर का साइन था, तो एक चीज दूसरे वाली के बराबर करके हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर जो पॉइंट आपके पास निकलेगा उस पॉइंट से या तो बड़ी होगी या उससे छोटी होगी। तो या तो इससे बड़े मान आएंगे, तो ये इससे छोटे मान आएंगे। अब किसी भी चीज से बड़े और छोटे बहुत सारे मान हमारे पास मिलते हैं, तो यहाँ पर इनका जो सोल्यूशन आएगा वो एक समुच्चय के रूप में आएगा, एक कलेक्शन के रूप में आएगा। समुच्चय मतलब बहुत सारे जिसका हलों का संग्रह हो जाए तो उसको हम समुच्चय कह देते हैं। तो यहां से असमीकाओं को यदि हम सोल्व करते हैं तो बहुत सारे हल हमारे को वहां से प्राप्त होते हैं। किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उसका सोल्यूशन नहीं निकलता, हर एक बिंदु पर उसका सोल्यूशन हमारे को मिलता जाता है, लेकिन वह बिंदु या तो उससे छोटा होता है या उससे बड़ा होता है या उसके बराबर हो जाता है। तो देखिए अब देखते हैं इनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। इसके लिए हम सोल्व करवाते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम असमीकाओं को हल करना सीखते हैं। तो देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है, ये आपके पास एक असमीका दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो इसका मतलब क्या है, x की कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज लेनी है जो 2 के बराबर इक्वल लग रहा है, तो बराबर ग्रेटर देन का मतलब x इधर वाला जो पलड़ा है वो भारी होना चाहिए, मतलब ये पद बड़ा होना चाहिए 2 से। तो या तो ये 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो जब ये इक्वल यहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो इधर वाला जो नंबर है वो भी आपको वहां पर इंक्लूड करना है और उससे बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है। 2 से बड़ी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस में जो भी मान आएंगे 2 से बड़े वो सब भी हमारे पास यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहां से इसका सोल्यूशन प्राप्त होगा। लेकिन ये यहाँ बता रखा है कि ये जो असमीका आपको दे रखी है इसको आलेखी विधि से सॉल्व करो और इसका हल समुच्चय बताओ कि इसका जो हल होगा वो कौन सा आएगा। तो पहले इसका ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो असमीका का ग्राफ उसी तरीके से बनाया जाता है जैसा हम समीकरण के लिए कर देते हैं। तो 4.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी 4.1 के जैसे ही है, बस वहां हम केवल किसी पॉइंट पर सॉल्यूशन निकाल देते हैं। यहां हम उसका हल क्षेत्र निकालेंगे क्योंकि हल जो यहाँ पर आएगा वो पर्टिकुलर किसी बिंदु पर नहीं आता है। देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो जो आपको असमीका दे रखी है उसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को या इसको नाम दे दिया 1। तो इस असमीका 1 को समीकरण के रूप में बदल लेंगे, क्योंकि जब तक ये समीकरण में नहीं बदलेगा तब तक इसका ग्राफ यहां से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब कोई भी चीज समीकरण में कब बदलती है, जब दोनों पदों के बीच में इक्वल का साइन हमारे पास मिल जाता है। तो देखिए 2 पद यहाँ पर, एक तो x आ रहा है और एक 2 आ रहा है, इसको समीकरण में बदलेंगे तो ये ग्रेटर देन यहां से हट जाएगा, केवल आपके पास निकलेगा 2। तो यदि आप ग्रेटर देन हो तो भी हमारे को इक्वेशन में बदलना है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा हो तो भी हमारे को इक्वेशन में बदलना है। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो हो गई x इक्वल्स टू 2। तो ये फिक्स मान है, यहां से हमारे को प्राप्त हो चुका है। अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले इसकी टेबल यदि मैं तैयार करूं तो टेबल कुछ इस तरीके से यहां पर तैयार होगी, वो x और y। तो मैं यदि यहां पर पॉइंट्स लू, देखो x का मान तो हमारे पास मिल रहा है कांस्टेंट नंबर 2। तो देखो इस इक्वेशन में हम यदि हमारे पास 2 चर यहां से होते थे तो हम एक चर का मान प्रतिस्थापित करते थे और दूसरे वाले का मान वहां से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे को केवल x की ही वैल्यू दे रखी है और वो भी एक फिक्स वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू 2। तो यदि मैं यहाँ पर y का कुछ मान रखता भी हूं तो y का मान, वैसे तो y है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन y मैं बना सकता हूं और y यदि यहाँ पर पुट करेंगे तो x के मान पर उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में यदि 1 पुट करता हूं
तो भी x हमारे पास केवल 2 ही आएगा। y की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूं तो भी x 2 ही आएगा। y यदि 3 लेते हैं तो भी x 2 आएगा। तो y की वैल्यू आप इन्फिनिटिव कोई से भी नंबर ले लो, अलग अलग नंबर आप यदि y के लेते जाओगे तो भी x तो अपना फिक्स कांस्टेंट नंबर 2 ही हमेशा आता रहेगा। तो इसकी टेबल कुछ इस तरीके से यहां पर प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैं इधर ड्रॉ करता हूं इसका ग्राफ। असमीकरणों का जो ग्राफ है पहले उसको समीकरण में बदल लेते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन समीकरण में बदलता है तो वो पूरा क्वेश्चन हमारा 4.1 की जैसे बन जाता है। वहां जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरीके से यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। बस इसका जो सॉल्यूशन का तरीका है वो लिखने का तरीका हमारे पास यहाँ बदल जाता है, बाकी सब सेम वैसा का वैसा ही है। तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स डैश वाई एक्सिस और यहां से बन जाता है वाई डैश। देखो पॉइंट हमारे 1 2 3 है तो हम एक एक का डिफरेंस लेके पैमाना हमारा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस में 4 -1 -2 -3 और माइनस में 4। अब देखिए मुझे ड्रॉ करना है x इक्वल में 2 और y की वैल्यू 1। तो देखो x इक्वल टू 2 तो ये रहा, y बनो यहां पर आएगा, x तो फिर वापस 2 है और y वापस 2 है। x इक्वल टू 2 यही होगा, y 2 यहां पर होगा, x इक्वल 2 ये y 3 आ जाएगा, x 2 है y -1 भी ले सकते हो। तो ये जो पॉइंट होंगे कुछ इसी डायरेक्शन में ऐसे कैसे आते रहेंगे। तो इन सभी बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। इस लाइन का जो समीकरण है वो है x इक्वल में 2। अभी तक ये लाइन ही बनी हुई है, अभी ये असमीका का ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है। असमीका का ग्राफ अब हम ड्रॉ करते हैं। तो लाइन अब बनाना हमारे को पहले ही आ चुका था। या आप बोल सकते हो यदि x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो x इक्वल 2 आ रहा है तो जो रेखा होगी y x के समांतर होगी। और यदि y का मान यदि कुछ दे रखा होता और x वहां पर नहीं होता तो वो रेखा x अक्ष के समांतर होती है, पैरेलल होती। तो देखो ये लाइन यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। और वो क्यों होती है मैंने समझा दिया टेबल के थ्रू। यदि y के अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो तो x का जो मान है वो हमेशा वही आता है जो फिक्स दे रखा है हमारे को, क्योंकि y का मान इसमें पुट करने से कोई चेंज हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि y यहाँ पर है ही नहीं। तो ये x इक्वल टू 2 से ये लाइन यहां से जा चुकी है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, आप इसके से ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधी लाइन यहां से प्राप्त होगी। अब मुझे ड्रॉ करना था x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये असमीका हमारे को यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। देखो x के जो मान है वो आपको ऐसे लेने हैं जो 2 से बड़े या 2 के बराबर हो। तो यहाँ तो क्या है केवल x है, तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि x के मान 2 या 2 से बड़े कौन से होंगे। तो देखो 2 से छोटे की बात करेंगे तो ये जो लाइन ये एग्जैक्ट बिंदु 2 पर बन रही है। तो x इक्वल टू 2 से छोटे जो वैल्यूज होगी वो इससे पहले हमारे पास रह चुकी है। अब मुझे बताना था x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल 2 पर। तो x के ऐसे मान जो 2 से बड़े या 2 के बराबर हो। तो 2 से बड़े और 2 से बराबर जो मान होंगे वो इस 2 से दाईं तरफ होंगे, क्योंकि ये तो इससे छोटे मान हमारे को मिल रहे हैं। तो दाईं तरफ हमारे पास मान देंगे 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिटिव वैल्यूज यहां से मिलेगी। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कुछ इधर ही हमारे को मिलेगा। तो मूल बिंदु से कहा मिलेगा हमारे को दाईं तरफ। तो इस तरीके से आप हल क्षेत्र यहां से बताना है। असमीका वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें, असमीका वाले प्रश्नों में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी नहीं। तो देखो यहां पर पॉइंट यदि मैं 3,1 लूं तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 और 1 लूं तो भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो यदि मैं इसमें 4 रखता हूं x की जगह तो 4 जो होता है हमेशा 2 से ग्रेटर देन होता है, इक्वल नहीं होता लेकिन ग्रेटर देन तो होता है। तो ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम उन पॉइंटों को वहां पर काउंट कर लेते हैं। अब एक तरीका तो ये था क्योंकि इसमें हमने देख के बता दिया, लेकिन यदि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, टेढ़ी लाइन हमारे को ऐसे मिलती, तो फिर किस तरीके से हमारे को बताना होता है कि इसका हल क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, दाईं तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि असमीका एक जो आपको असमीका दे रखी होती है उस असमीका को हम संतुष्ट करवाते हैं किसी भी पॉइंट के लिए।
जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा इसका मतलब वो उसके एरिया में आ जाएगा, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके एरिया में नहीं है, तो वो पॉइंट उससे अलग हो जाएगा। तो कैसे बात करें, तो हम जनरली यदि हमारी लाइन मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है तो हम मूल बिंदु पे ही उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु पे चेक करना थोड़ा सा आसान होता है, हमारे को कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। जो चर होते हैं उनकी जगह हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो मैं एक बिंदु हमारे मन से लेता हूं कि असमिका में मूल बिंदु रखने पर मूल बिंदु 0,0 में दी असमिका में पुट कर दूं, तो असमिका हमारे केवल एक ही चर में अभी तक दे रखी है, तो x की वैल्यू यहां से रखनी 0। 0 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है क्या, तो मैंने जब x यहाँ 0 रखा तो असमिका बनेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। अब देखिए यदि आपने मूल बिंदु इस असमिका में रखा, अब यदि ये मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट कर देता तो इसका मतलब ये असमिका के हल क्षेत्र में शामिल हो जाता है, यह होगा। और यदि असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु उस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, तो ये असमिका बन रही है। तो यहां से जनरली यदि हम इसको देखें तो 0 का मान इस 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जो कि ये असमिका को क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता है, तो ये संतुष्ट यहां से नहीं होगा। अब देखिए यदि मूल बिंदु इस असमिका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो उस लाइन का एरिया यदि हम निकालें तो एरिया तो उससे पहले आएगा या बाद में आएगा, या लाइन इस तरीके से है तो एरिया तो उसके ऊपर वाला आएगा या उसके नीचे वाला आएगा। तो यहां पर देखिए मूल बिंदु इसमें शामिल नहीं होगा। तो मूल बिंदु शामिल कब नहीं होगा, जब ये लाइन का जो एरिया है वो इससे दूर की तरफ जाएगा। तो इधर की तरफ यदि हम इसका एरिया ले लेते तो इसका मतलब मूल बिंदु उसके हल क्षेत्र में शामिल हो जाता, जो कि यहां से हमारे गलत साबित हो रहा है। यहाँ तो हमारा मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मूल बिंदु को इसके हल क्षेत्र में हमारे को नहीं लेना है, तो एरिया हो जाएगा मूल बिंदु से दूर वाला। तो जब संतुष्ट नहीं करे मूल बिंदु असमिका को तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर लेके जाना है, और यदि इसको संतुष्ट कर देता है तो इसका मतलब वो बिंदु उस हल क्षेत्र या उस मूल बिंदु, वो जो मूल बिंदु है वो उस असमिका के हल क्षेत्र में शामिल हो जाता है। अब बात यह आती है कि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है हमारा मूल बिंदु से ही गुजर जाता है, तो फिर मूल बिंदु से गुजर गया तो वो उस असमिका को संतुष्ट करेगा ही, क्योंकि वो लाइन उस मूल बिंदु से ही जा रही है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम या तो उस लाइन से पहले वाला कोई पॉइंट ले लेंगे या उस लाइन के बाद वाला कोई पॉइंट लेके चेक कर लेंगे। तो कोई से भी एक पॉइंट से हम चेक करके बता सकते हैं, यदि वो पॉइंट इसको संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब उधर वाला एरिया उसमें शामिल हो जाएगा, यदि नहीं कर रहा तो उधर वाला एरिया उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो हमारी फिक्स बन चुकी है। अब बात हो रही है इससे पहले की और इसके बाद की, तो कोई पहले वाले बिंदु पे चेक कर लो और एक बार बाद वाले पे कर लो। तो यहां से ये मूल बिंदु इसको शामिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट नहीं होगा तो मूल बिंदु से हल क्षेत्र दूर की तरफ चला जाएगा। अब ये जो आपने इस तरीके से डार्क लाइन इधर ड्रॉ कर दी, अब ये जो ग्राफ बन गया वो x इक्वल टू 2 का नहीं होके x ग्रेटर देन इक्वल 2 का बन गया। इसका पैमाना आप यहां से लिख ही देना, पैमाना लिखना मैंने सिखा दिया था। x अक्ष पर पैमाना लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और y अक्ष पर जो हमारे पैमाना माना है वो भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक खाने के बराबर एक का ही डिफरेंस लिया है। तो इस तरीके से आपको असमिका वाले प्रश्नों को सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है y लेस देन -3, मतलब y की कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको प्राप्त करनी है जो -3 से छोटी आ रही हो। तो देखो पहले इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है असमिका के लिए। तो मैंने बताया था कि जो असमिका आपको दे रखी होती है पहले उसको समीकरण में बदलना होता है। तो समीकरण में बदलने पर तो ये समीकरण में कब बदलेगी, जब ये संकेत जो होता है लेस देन और ग्रेटर देन इसकी जगह इक्वल का साइन हमारे पास मिल जाता है। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3। तो यहां से यहां भी एक ही चर हमारे को मिल रहा है, तो y की जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू आ गई -3। अब इसके लिए यदि मैं टेबल भी तैयार करूंगा तो टेबल हमारे पास कुछ इसी तरीके से मिलेगी, ये x हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ जो y का मान है वो तो -3 रहेगा हमेशा,
क्योंकि ये फिक्स वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट कर दी। किसी दूसरे चर से इस चर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। y की वैल्यू यहां से आ गई -3। तो x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूं तो भी y -3 बनता है, 2 लेता हूं तो भी -3 रहेगा, 3 लेता हूं तो भी -3 रहेगा, और माइनस में कोई वैल्यू लोगे तो भी -3 रहेगा। तो x की वैल्यू से इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब मैं ड्रॉ करता हूं इसका ग्राफ। ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट 0,0 x डैश, ये हो गया y डैश। यहाँ पॉइंट आएंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 और -4। तो इस तरीके से आपने चतुर्थांश तो बना दिया। अब मुझे ड्रॉ करना है इस टेबल के थ्रू इसका ग्राफ। तो टेबल है 1 और -3, x की वैल्यू तो यहां से मिल रही है 1, तो x की वैल्यू 1 ये रही, y आ रहा है -3, तो y की वैल्यू -3 यही आएगी। x की वैल्यू 2y -3 यहां आ जाएगा, x की वैल्यू 3y -3 यहां आ जाएगा, 4 लेते हो तो यहां आ जाएगा, 5 लोगे तो यहां आ जाएगा, x -1 भी लोगे तो भी y -3 रहेगा। तो ये जो लाइन होगी, यदि हम y की वैल्यू हमारे को दे रखी है तो लाइन जो होगी हमारे x अक्ष के पैरेलल प्राप्त होगी। तो ये जो लाइन है ये हमारी बन चुकी है y = -3 के लिए। अब हमारे को सोल्व करना है इस असमीका को। तो असमीका लाइन से या तो छोटी होगी, मतलब y की जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए -3 के। तो इक्वल के लिए तो हमने ग्राफ बढ़ा दिया। यदि तराजू का पलड़ा बराबर होता तो यहां पर होता। अब वैल्यू या तो इससे छोटी होगी या इससे बड़ी होगी। भाई तराजू का पलड़ा यदि बराबर है तो एक तरफ वेट रखने पर वो या इधर से झुकता है या एक तरफ दूसरी तरफ झुकता है। तो यहां पर या तो इधर की बात करेंगे, इससे बाद की बात करेंगे। तो अब इसके लिए क्या पता करें? तो देखो y की वैल्यू -3 से छोटी कब आएगी? तो -3 के यदि हम आगे जाएंगे तभी वैल्यू छोटी आती रहेगी। यदि इससे पहले की यदि बात करते हैं तो -2 इससे बड़ा है, -1 y से बड़ा है, y का जो ग्राफ है वो तो यही है। तो 0 भी इससे बड़ा है, 1 2 3, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे वो सभी पॉइंट्स y = -3 से क्या होंगे? बड़े होंगे। जबकि हमारे को असमीका बनानी थी, वो बनानी थी y < -3 के लिए। तो -3 से छोटे y की वैल्यूज आपको लेनी है, तो वो मान आपके पास नीचे ही आते रहेंगे। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो हमारे पास मिलेगा मूल बिंदु से दूर की ओर। तो ये जो ग्राफ बन गया ये बन गया y <-3 के लिए। अब पता कैसे करें? पैमाना आप इसका लिख देना, क्योंकि यहाँ पर एक खाने के बराबर 1 यूनिट मानिए। तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको एक एसिम्पटोट्स दे रखी है, इनइक्वालिटी x - 2y < 0। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब जो भी पॉइंट आपको लेना है वो 0 से छोटा ही लेना है, 0 के बराबर नहीं लेना। तो मैंने बताया था कि असमीकाओं को सोल्व करने के पहले इसको समीकरण में चेंज करते हैं, बाकी फिर काम वैसा ही जैसे हम समीकरण के लिए करते थे। तो इसको यदि समीकरण में बदलेंगे तो जो लेस देन इक्वल जो साइन होते हैं, लेस देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, इन सभी की जगह हमारे को केवल इक्वल का साइन लगाना होता है। तो x - 2y इक्वल में आपके पास आ गया 0। अब ये आपके पास समीकरण बन गई यहां से। अब समीकरण को सॉल्व करना तो हमने 4.1 में ही सीख लिया था, तो उसी को बेस मान के हमारे को यहाँ पर सोल्व करना है। तो यहां से कोई एक चर में जैसे x की वैल्यू यहां से निकाली तो ये आगे 2y। अब y की वैल्यू हम हमारे मन से प्रतिस्थापित करते चलेंगे और x की वैल्यू यहां से प्राप्त होगी। इसकी पहले आपको टेबल बनानी है, उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये x = 2y, ये आपके पास एक इक्वेशन यहां से बन चुकी है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और हमारी जो असमीका थी वो थी इक्वेशन नंबर 1। अब यदि इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू अपने मन से प्रतिस्थापित करूं तो देखो y मैंने लिया सबसे पहले 1, y = 1 लिया तो x की वैल्यू आ गई 2 (1 = 2। अब यदि y पर मैं यहाँ 2 लेता हूं तो x निकल के आता है 2 (2 = 4। y पर यदि यहां से मैं 3 लेता हूं तो
तो x की वैल्यू आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल में 6। y की वैल्यू 0 लेता है तो x भी यहां से निकल के आता है 0। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यहां से मान प्राप्त कर सकते हो। तो इसकी मैं यदि टेबल बनाऊं तो यहां से टेबल इसके पास बन रही है, ये x, ये बन गया y। x की वैल्यू यदि हमारे पास 2 निकल के आई तो y हमने लिया था 1, एक बार y 2 लिया और एक बार y 3 लिया, और x हमारे को प्राप्त हो गया 2, 4 और 6। तो x y के लिए हम टेबल यहां पर बना चुके हैं। अब हमारे को इसका ड्रॉ करना है ग्राफ। ये हो गया ओरिजिन पॉइंट 0,0, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश और ये हो गया y डैश। अब देखिए यहां पर नंबर आपको कुछ इस हिसाब से लेना है कि हमारे पास जो ये नंबर्स आपके पास निकल के आए, जो बिंदु यहां पर निकले हैं वहां तक हम आसानी से पहुंच पाए। तो मैं यदि एक एक का डिफरेंस भी यहां लेता हूं तो मैं आसानी से, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है और मिनिमम 1 आ रही है। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 बन गया, 6, 7, इधर बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया 7, इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस का 3, -1, -2, माइनस का 3, माइनस में यहाँ पर हमारे कोई नंबर नहीं है तो आप माइनस की ज्यादा वैल्यूज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे को इधर लिखना होता है इसका पैमाना। पैमाना लिखना मैंने सिखा दिया था। पैमाना आपको दोनों अक्षों पे लिखना होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना लूंगा 1 सेंटीमीटर, मतलब एक खाना, एक खाने के बराबर हमने एक एक का ही डिफरेंस लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको लिखना 1 यूनिट। वाई अक्ष पे भी यदि हम पैमाना लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल वहां से लिखेंगे 1 यूनिट। तो देखिए x यदि 2 है तो y यहां से आ रहा है 1, तो यहां से x यदि 2 ये रहा, y 1 ये रहा, तो ये पॉइंट मिलेगा। x यदि 4 है तो y बनेगा 2, x यदि 4 है y यहां से बनेगा 2, ये पॉइंट बनेगा। x इक्वल यदि यहां से 6 आ रहा है तो y यहां से मिल रहा है आपको 3, तो 6 और 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट लगभग यहां मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट यहां पर आपको प्राप्त होंगे। अब इन तीनों पॉइंट से हम कोई लाइन यदि ड्रॉ करें, लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से बन रही है, और ये जो लाइन है ये ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस करते हुए इस तरीके से जाएगी। इस पॉइंट का यदि आप नाम लिखते हो तो ये हो गया 2,1, ये हो गया 4,2 और ये हो गया 6,3। ये तीनों पॉइंट आपको यहां से प्राप्त हो चुके हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये बी, और ये हो गया सी। लेकिन ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है ये अभी तक केवल एक लाइन का ग्राफ है, जबकि हमारे को जो ग्राफ बनाना था वो एक असमिका के लिए हल क्षेत्र बताना था। तो असमिका आपके पास दे रखी है x माइनस के 2y लेस देन 0। तो मैंने समझाया था कि सबसे पहले इसको समीकरण में बदल के इसकी लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद हमारे को यदि इस असमिका का हल क्षेत्र निकालना है, हल क्षेत्र तो निकलेगा ही क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, x माइनस के 2y। तो x और y की यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको पुट करनी है कि वैल्यू हमारी 0 से छोटी है। तो मैंने बताया था कि इसमें कोई भी, वैसे तो हम इसमें मूल बिंदु पुट करके देखते थे कि हमारा जो असमिका है वो उसको संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो लाइन आपके पास मिली है ये खुद ही मूल बिंदु से गुजर रही है, तो यहां से हम मूल बिंदु लेके इसको चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मूल बिंदु इसमें शामिल हो जाएगा तो भी हम इसको नहीं बता पाएंगे कि हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर जाएगा या पास की तरफ आएगा। तो दूर इसको किधर भेजेंगे, पास किधर भेजेंगे, क्योंकि ये खुद ही मूल बिंदु की तरफ जा रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पॉइंट जो होंगे, जो हमारे बिंदु इसके हल क्षेत्र में होंगे वो या तो इस लाइन के ऊपर वाले होंगे या इस लाइन से नीचे वाले पॉइंट होंगे। तो मैं इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट लूं, जैसे यहां से 1,1 इसके ऊपर ही है, 2,2 भी ऊपर है, 3,3 भी ऊपर है, 4,4 भी ऊपर है। यदि नीचे की बात करें तो जैसे ये वाले पॉइंट हो गए 1,0, 2,0, 3,0, 4,0। इधर से यदि नीचे की बात करें तो 0,-1, 0,-2, 0,-3, बीच वाले भी बहुत सारे पॉइंट आप यहां से ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहां से मिलेंगे। अब मुझे बताना है इसका हल क्षेत्र, हल किस तरीके से निकालना है अपनी असमिकाओं को देखते हुए। तो असमिका देखो हमारे पास आ रही है x माइनस का 2y लेस देन होना चाहिए 0। तो x और y की कुछ ऐसी वैल्यू
जो इसको क्या बना दे, जीरो से छोटी बना दे। मैं यदि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो लेता हूं तो जीरो जीरो से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसको असंतुष्ट करता है, मतलब संतुष्ट नहीं करता। अब यदि ये संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब मूल बिंदु जो इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। अब ये जब लेस देन था तो इक्वल तो था ही नहीं, तो मूल बिंदु तो वैसे भी शामिल नहीं हो रहा था। मूल बिंदु शामिल नहीं है तो अब पॉइंट इसका किधर लें, तो ये तो हल क्षेत्र नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जब कोई रेखा मूल बिंदु से गुजर जाए, 0,0 से यदि कोई रेखा गुजर जाती है तो आपको पॉइंट या तो उसके ऊपर वाले लेने हैं या उससे पहले वाले लेके ये पता चेक करना है कि आपका हल क्षेत्र कहां पर मिलेगा। तो मैं यदि यहाँ पर जैसे 1,1 इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो इस पॉइंट के लिए चेक करता हूं कि ये वाला जो बिंदु है वो इस असमिका के हल क्षेत्र में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि ये बिंदु आ गया तो हल क्षेत्र में ये सारे बिंदु इंक्लूड हो जाएंगे, यदि नहीं आया तो इसका मतलब हल क्षेत्र इस तरफ नहीं है। तो देखता हूं, अब ये जो पॉइंट है ये इस रेखा से ऊपर आ रहा है, आप चाहो तो इस रेखा से नीचे वाला पॉइंट भी ले सकते हो। तो मैं इससे ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, ये ले लिया 1,1। तो x इक्वल यहाँ पर रखा 1 और y की वैल्यू भी रखी 1, तो 1 ही रहेगा। 2 1 जा -2 लेस देन 0, ये बन गया -1 लेस देन 0। तो क्या -1 जो है वो 0 से छोटा होता है या नहीं होता। तो जब मैंने 1,1 यहाँ पर लिया तो -1 को हमने पाया कि ये जो होता है ये 0 से छोटा होता है, जो कि एकदम करेक्ट है। अब यदि कोई पॉइंट आपने लिया और वो इस असमिका को संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके हल क्षेत्र में है, तभी वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। यदि वो उसके हल क्षेत्र में नहीं होता तो वो पॉइंट उसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होता, या वो इसको गलत साबित करता है। यहाँ से ये पॉइंट लिए इसको सही बता पा रहा है, इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए होगा। अब हल क्षेत्र या तो नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, तो ये बिंदु यदि इसको सही बता रहा है तो इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ यहां से हमारे को प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से आप चाहो तो एक नीचे वाले पॉइंट, जैसे इस पॉइंट के लिए मैं चेक करूं, यहाँ पॉइंट आ रहा है आपके पास 1,-1, या आप इसी 1 के लिए ही करो तो ये पॉइंट बन जाएगा 1,0। तो x की वैल्यू थी यहाँ पर 1, y की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये तो पद बन जाएगा 0, यहाँ से केवल 1 रहता है और 1 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये बिंदु इसको सही नहीं बता रहा। ये बिंदु यदि सही नहीं बता रहा तो ये इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कोई लाइन मूल बिंदु से गुजर जाए तो आप उस रेखा के या तो एक तरफ वाला कोई पॉइंट ले लो या उसके दूसरी तरफ वाला कोई एक पॉइंट लेके और बता देना, वो यदि हल क्षेत्र में शामिल हो जाए तो उधर वाला एरिया आ जाएगा, यदि वो शामिल नहीं है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला एरिया वहां से हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम असमिकाओं को हल करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, यहाँ एक इनइक्वालिटी आपको दे रखी है 2x + 3y लेस देन इक्वल में 6। तो इसको पहले समीकरण में आपको बदलना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको समीकरण में बदलूं तो ये बन जाता है 2x + 3y इक्वल में 6। यहां से लेस देन और ग्रेटर देन की जो साइन है उसको हम हटा देते हैं। फिर हमारे पास ये जो समीकरण है यहां से एक रेखा प्राप्त होगी, तो उस रेखा को हम पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना मैंने सिखा दिया। यहां से कोई एक चर की वैल्यू यदि मैं रखूं तो 6 माइनस वाई उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -3y। यहां से मैं एक चर x की वैल्यू यदि निकालूं तो 6 - 3y अपॉन में बन गया 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि y की वैल्यू मैं अपने मन से यहां पर पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू यहां से प्राप्त होगी। अब y के मान हम किस तरीके से लें, तो देखो y की वैल्यू आपको ऊपर इस तरीके से लेनी है कि ऊपर यदि कोई सम संख्या बन जाती है तो वो वहां 2 से आसानी से पूरा भाग चला जाएगा। तो ऊपर y की कुछ इस तरीके से वैल्यू लो कि वो 3 से मल्टीप्लाई हो और 6 में यदि उसको सब्ट्रैक्ट करें तो इवन नंबर हमारे को प्राप्त होना चाहिए। तो देखो मैं यदि यहां से y की वैल्यू लेता हूं 1 तो 6 - 3 3 बनता है। y की वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 - 6 0 बन जाएगा। 0 में 2 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। यदि मैं माइनस के 2 लू तो +6 बन जाएगा, तो वहां से +6 वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यदि मैं पहले y की वैल्यू लेता हूं 0 तब x निकल के आएगा 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन में 2। तो x यहां से मिल रहा है, ये 3 0 0 बन गया,
6/2 ये बन गया 3। दूसरा, यदि y इक्वल में मैं यदि 2 लेता हूं तो x आपके पास निकल के आएगा 6 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 2/2। 6 माइनस के 6/2 ये बन गया 0, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है तो नीचे 0 से उसमें बाहर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा 0 में। y इक्वल यदि मैं यहां से लू -1 लेने से तो ये +9 बन जाएगा। यदि मैं माइनस के 2 यदि y इक्वल में लेता हूं तो x आपको यहां से मिलेगा 6 से माइनस का 3 ब्रैकेट माइनस का 2/2। ये 6 माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, 6 और 6 दोनों मिलके बन गया 12। 12 में 2 से डिवाइड किया तो यहां से पॉइंट निकल के आ गया 6। तो 3 पॉइंट मैंने यहां से निकाल दिए, और इन तीनों पॉइंट के लिए यदि हम टेबल बनाए तो टेबल यहां पर मैं बना देता हूं। तो ये देखो x और ये बन गया y। तो x की वैल्यू हमने एक बार 3 प्राप्त की, एक बार 0 और एक बार 6। तो 3, 0 और 6 तीन वैल्यू हमारे को यहां से मिल गए। तो 3 कब मिला है जब y 0 था, ये मिला है जब y इक्वल टू था प्लस में 2, और 6 मिला है जब y इक्वल में था हमारे पास माइनस के 2। तो यहां से तीन वैल्यू आपको मिल चुकी है। तीनों बिंदुओं के थ्रू हम अब बना सकते हैं हमारे ग्राफ। तो ग्राफ देखिए किस तरीके से हमारे को बनाना है। ये बन गया x एक्सिस, ये y हो गया, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारे पास 0,0। यदि मैं एक एक का गैप यहां पर लूं तो हमारे पास ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ये बन गया -1 माइनस के 2 माइनस में 3 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस में 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया 8। अब देखिए, अब इस टेबल को लेते हुए हमारे को इस असमीका का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। x इक्वल आपको लेना है 3, तो x यहाँ पर 3 ये रहा, y की तरफ जाना है 0, तो पॉइंट हमारा एग्जैक्ट यही बन जाएगा 3,0। दूसरा, x 0 था और y 2 था, तो x को तो 0 यही होगा, y की तरफ 2 जाना है तो ये रहा, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा यहां से 0,2। तीसरा है x इक्वल की तरफ जाना है 6, x इक्वल में 6 ये रहा, और y की तरफ जाना -2, इसका मतलब हमारे को नीचे आना पड़ेगा, तो ये बन गया 6, -2। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहां से प्राप्त हो चुके हैं। 3,0 में इधर लिख देता हूं, एक बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तीनों पॉइंट हमारे को मिल चुके हैं, इसका नाम दे दिया A, एक बन गया B और ये बन गया C। यदि इन तीनों बिंदुओं को मैं आपस में मिला दूंगा तो कुछ इस तरीके से हमारे को लाइन प्राप्त होगी। अब देखिए, अब इसका हमारे को निकालना है हल क्षेत्र, केवल रेखा का निर्माण यहां से हो चुका है, तो मतलब ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी इसका ग्राफ तो अभी तक बन चुका है। अब लेकिन हमारे को सॉल्व करना है इस असमीका के लिए, तो असमीका हमारे को दे रखी है 2x + 3y लेस देन इक्वल में 6। तो हमारे x और y की वैल्यू जो आपको इस तरीके से लेनी है, वैल्यू या तो 6 के बराबर आ जाए या 6 से छोटी आ जाए। तो एग्जैक्ट जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं वो बॉर्डर तो हमने बना दिया। अब वैल्यू या तो इससे छोटी इधर होगी या इससे छोटी उधर होगी। तो x और y की जो पॉइंट्स है वो या तो इससे पहले मिलेंगे या इसके बाद में मिलेंगे। तो इससे पहले भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, बाद में भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो मैं किन्हीं एक आध पॉइंट के लिए चेक करके बता देता हूं कि जो इसके जो पॉइंट्स है वो इधर होंगे या उधर। तो देखो, ये लाइन 0,0 से नहीं जा रही, तो मैं यहाँ पर 1,1 लेके भी देख सकता हूँ, -1,1 लेके देख सकता हूँ, 2,0 देख सकते हैं, -1, -1, -1, +1। इस तरीके से आप कोई से भी वैल्यू पुट करके यहाँ पर देख सकते हो इस असमीका में। लेकिन जनरली जब हमारी लाइन ओरिजिन पॉइंट से ना गुजरे तो हमारे को पॉइंट लेना होता है 0,0, क्योंकि 0,0 यहाँ पर रखेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, दूसरा वाला टर्म भी 0 बन जाएगा। तो जब कैलकुलेशन नहीं है तो वहां से निकालना, क्योंकि हमारे को तो केवल हल क्षेत्र निकालना है। अब वो चाहे आप 1,1 लेके देखो, चाहे 100,200 लेके देखो, उससे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। तो मैं यदि असमीका में x = 0 लेता हूँ और y = 0 लेता हूँ, तो इस असमीका में 2,0 और 3,0 लेस देन 6 बनता है, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, दोनों 0 बनेंगे, 0 0 ऐड हो गए 0। तो हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो रियल में ही 6 से छोटा होता है।
इक्वल को आप नहीं देखना, या तो आपको ग्रेटर देन देखना होता है या लेस देन। तो 0 जो होता है, क्योंकि इक्वल पे कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वल पे भी मिलेगा, हम तो केवल इसकी हल क्षेत्र बता रहे हैं भाई किधर किस आइडिया आएगा। तो मुझे 0 लेके जब मैंने देखा तो 0 जो हो रहा है वो वास्तव में 6 से छोटा यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो जब मैंने कोई बिंदु यहाँ पर 0,0 लिया तो वो 6 से छोटा मिल गया, इसका मतलब वो इस असमीका को संतुष्ट कर दिया। अब यदि ये बिंदु इस असमीका को संतुष्ट यदि कर दिया, इसका मतलब ये बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा। तो इसका हल क्षेत्र में यदि इधर की साइड लूंगा तब ये बिंदु इसमें इंक्लूड हो पाएगा। यदि हल क्षेत्र उधर ले लेता हूं तो 0 इसमें शामिल नहीं हो रहा, जबकि 0 तो इसको सही बता रहा है, इसका मतलब वो उसके हल क्षेत्र में शामिल है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से हमारे को प्राप्त होगा। अब देखिए इधर का कोई पॉइंट लेके आप देख सकते हो कि हमारा हल क्षेत्र वहां नहीं मिलेगा। जैसे यहां से 2, इधर से 2 यदि यहां रखता हूं मैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 और 4 दोनों मिलके बन गया 10। 10 जो होता है वो 6 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब ये इसको गलत बता रहा है, तो ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं हो रहा और वास्तव में भी इसके हल क्षेत्र में ये पॉइंट नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको असमीका के हल क्षेत्र निकालने होते हैं। तो गाइस यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यहाँ से क्लास 10 की और बीएससी की जो बुक है उसकी टोटल मैथ की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए।